हिमांशु, देखिए आपने कहा कि ट्वीट को सीधे तौर पर एनडीए की एक तरीके से जो यहाँ पर पिछला जो सब कुछ हुआ है उस पर एक तरीके से पानी फेरने की कोशिश नहीं है। आपने ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार की जगह नरेंद्र मोदी का नाम शामिल किया नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में, तो इसको राजनीतिक मायने ना दिए जाएं। लेकिन कैसे ना दिए जाएं? आखिरकार उस 1.5 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि ट्वीट को डिलीट करके दोबारा एक और ऐसा ट्वीट जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी पड़ी इस अवार्ड को लेकर? देखिए, दो चीज आपको बहुत नेहा क्लियर कर देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार के साथ अलायंस हो। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि हमको अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। नेहा, भारतीय जनता पार्टी के पास जो है अपर कास्ट का वोट बैंक रहा है। समता पार्टी के साथ अलायंस हुआ, जेडीयू समता पार्टी ने अपना जो है जेडीयू में विलय किया और उसके बाद लगातार चुनाव लड़ते रहे। 2014 के अंदर जब जेडीयू से उनका अलायंस ब्रेक होता है तो रामविलास पासवान के साथ और उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू छोड़कर आए थे, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, उनके साथ चुनाव में जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से जो है अति पिछड़ा और पासवान वोट जो महादलित में आता है उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है और वहां पर 24 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि अब नीतीश की जरूरत नहीं है। अगर अलायंस के लिए विकल्प खुलेगा तो वो एक ही विकल्प है जो मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा हूं, वो यही है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का अगर होगा तो नीतीश के लिए विकल्प खुले हैं, नहीं तो विकल्प बंद हो चुके हैं। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता बंद कमरे में भी और खुले तौर पर सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि अब नीतीश के लिए कोई रास्ता नहीं है। और ये बात नीतीश भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए तो जो उनकी राजनीतिक ये कहें कि जमीन है या जो उनके लिए एक तरीके का वो मानकर चलते हैं वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए कहा जाएगा कि वो सत्ता के लिए किसी के भी साथ जा सकते हैं और आ सकते हैं। जिस आरजेडी का विरोध करके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी समता पार्टी, उसी के साथ 2015 में उन्होंने विधानसभा लड़ा। सहयोगी अंजना ओम कश्यप भी जुड़ गई हैं। अंजना, आप बिहार की राजनीति को बेहतर तरीके से समझा भी सकती हैं और समझ भी सकती हैं, इसीलिए आपसे मेरा ये सवाल कि क्या हम नीतीश कुमार का गवर्नर से मिलना और कल के उस ट्वीट को एनडीए में शामिल होने से जोड़कर देखें या फिर ना देखें? क्योंकि राजनीति में हम सबको मालूम है कोई परमानेंट दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता है। बिल्कुल, देखिए मेरी जो जेडीयू के सूत्रों से बात हुई है और हिमांशु भी इस बात की करेंगे चर्चा, उन सभी का ये कहना है कि नीतीश कुमार बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं बीजेपी की तरफ। लेकिन वही शर्त जिसका जिक्र पहले भी हो रहा था, मुख्यमंत्री पद। देखिए, ये हुनर जानते हैं नीतीश कुमार की, मेजॉरिटी ना होने यानी बहुमत में ना होने के बावजूद उनकी पार्टी दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी है इस बार, फिर भी मुख्यमंत्री अगर बिहार का कोई है तो वही है। तो मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी इस बार सख्त है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि बिहार में लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें अगर एनडीए गठबंधन की आई थी तो उसमें ये जो दोनों का गठबंधन है वो बिहार में बहुत कारगर साबित होता रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आरजेडी के साथ नीतीश चले जाते हैं तो वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि अति पिछड़ों की राजनीति में कमंडल जो कि राम मंदिर से हो रहा है उसमें मंडल का दाव बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर जैसे अति पिछड़े समुदाय से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक के तौर पर उन्हें बिहार में जाना था, उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया है। लेकिन 3 बड़ी बातें हैं नेहा जो आज देश को समझनी होंगी और इसी के साथ जो लोग पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले ममता बनर्जी का जो आज अंदाज था, वो कहती है कि अब हम आमी कोई कथा करबे ना। उन्होंने कहा कि बहुत बातचीत हो गई, हमने उनको सारे प्रस्ताव दिए, उन्होंने ठुकरा दिए। यानी ममता बनर्जी ये साफ कह रही है कि कांग्रेस पार्टी का जो लहजा है, प्रश्न ये उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए क्षेत्रीय दलों पर दबाव बना रही है कि अगर विपक्षी वोट एकजुट हो रहे हैं और जीत के चांसेस बढ़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम लड़े, क्षेत्रीय पार्टियों से ज्यादा सीटों पर हम लड़े और वो लाभ जो बीजेपी विरोधी लोग हैं या वोटर हैं उनका सारा लाभ हमारी झोली में आए। इसी के खिलाफ ये क्षेत्रीय दलों की आवाज है जिसको आज ममता बनर्जी, इससे पहले नीतीश कुमार भी बिहार में कह रहे थे कि सीट शेयरिंग को लेकर इतनी देरी क्यों। आज भी केसी त्यागी कह रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर इतनी देरी क्यों। आपने सुना होगा अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम ममता की दया पर नहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। तो 3 बड़ी बातों में से सबसे बड़ी बात यही है कि मसल फ्लेक्सिंग है ये ममता बनर्जी और तमाम क्षेत्रीय दलों की तरफ से। अखिलेश यादव ने कहा
जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी ने आपको बुलाया है क्या उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, उन्होंने कहा हम तो ऐसे हैं जी, हमें ना बीजेपी वाले बुलाते हैं ना कांग्रेस वाले बुलाते हैं, हम समाजवादी हैं। अंजना मेरी सहयोगी जुड़ी हुई, लेकिन इस बीच अनुपम मिश्र का भी मैं सबसे पहले रुख करना चाहूंगी, क्योंकि बात टीएमसी को लेकर खासतौर पर यहां पर जयराम रमेश ने कही है। अनुपम का भी रुख करेंगे। अंजना, लेकिन जिस तरीके से अब जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि लंबे सफर में स्पीड ब्रेकर आते हैं, थोड़ा सा कांग्रेस का रुख नर्म होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर टीएमसी का साथ छूट गया तो ये एक बड़ी चोट होगी इस गठबंधन के लिए। और इस बात उन्होंने इशारा भी किया कि टीएमसी के बिना इस गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती है। डैमेज कंट्रोल करने वो आए हैं नेहा बाथम, और नेहा वो इसलिए भी आए हैं क्योंकि अगर ममता बनर्जी, यही उनका रवैया रहा, उन्होंने कहा हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर गया गठबंधन पानी में, गया इंडिया गठबंधन पानी में। आज यही है, आज की हेडलाइन यही है। ममता बनर्जी का जो रुख है उसकी आज की हेडलाइन यही है कि गया गठबंधन पानी में। उन्होंने इंडिया अलायंस को लेकर, देखिए इन तमाम क्षेत्रीय दलों का और कांग्रेस पार्टी को भी, अगर कोई सीट पर एक साथ तमाम धुर विरोधी पार्टियों को, आम आदमी पार्टी की तरफ से आज कहा जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी को सोच समझकर ममता बनर्जी पर बोलना चाहिए। आपको जिस इंडिया अलायंस के अंदर सब अलायंस की बात हमेशा आती है, इस सब अलायंस में याद रखिए नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और इधर उद्धव ठाकरे, खासतौर पर उद्धव ठाकरे और नीतीश काफी क्लोज है। ममता बनर्जी के बड़े अच्छे रिश्ते अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल से हैं। तो इधर आम आदमी पार्टी भी मोर्चा संभाल कर कह रही है कि अधीर बाबू को अपने शब्द सोच समझकर बोलने चाहिए। कुल मिलाकर 3 बड़ी बातें हैं। बीजेपी को फायदा होगा अगर ये गठबंधन टूटता है। वो कहते थे जितनी पार्टियां, जितने चेहरे, उतने पीएम का पोस्ट बनाना होगा, तभी ये एक साथ चल सकते हैं। सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं। दूसरी तरफ अभी से ही आप देखिए मोहम्मद सलीम जो कि लेफ्ट नेता है, वो ये कह रहे हैं कि ममता वही बोली बोल रही है जो बीजेपी और आरएसएस चाहती है, यानी बीजेपी वर्सेस ममता की फाइट हो, कोई और उसमें शामिल ना हो। कई सारे आरोप ममता दीदी पर अब लगेंगे। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस पार्टी सामने जरूर आई है, लेकिन इससे पहले चाहे जहां पर भी चर्चा हो, राहुल गांधी को लेकर चर्चा हो, सबका ये मानना है कि न्याय यात्रा को लेकर जिस तरह का कॉन्फिडेंस में सब क्षेत्रीय दलों जहां जहां से गुजर रहे हैं ना, इस बार तो वो पूरे उत्तर वाले हिस्से में जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह जा रहे हैं। इन नेताओं को भी उन्होंने क्षेत्रीय दलों को जानकारी नहीं दी है, न्योता नहीं दिया है। और तीसरी बड़ी बात जो सबसे है वो ये है कि आखिर ये कन्वीनर के पद को लेकर, आपको याद होगा ममता बनर्जी ने एक वक्त पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले लिया था। वो कांग्रेस को चाह रही थी कि एक ऐसी पोजीशन हो, लेकिन क्षेत्रीय दल ये जानते हैं कि अपने अपने राज्य में उनमें क्षमता है कि वो बीजेपी को कड़ा मुकाबला दें। और ऐसी परिस्थिति में 3 राज्य मिला लीजिए आप नेहा, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, 80 यहाँ की 162 सीटें यूपी के साथ मिलाकर इन 3 राज्यों की हो जाती है। और अगर 162 सीटों पर ही ये हाल है तो ये आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस की कहानी साफ लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी की नाराजगी को लेकर कांग्रेस का बयान सामने आ गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अब से कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि ममता के बिना विपक्षी गठबंधन की कल्पना करना मुश्किल है। उन्होंने यहां तक कहा कि इंडिया गठबंधन 2024 का चुनाव मिलकर लड़ेगा और रास्ते के सभी रोड़े दूर कर लिए जाएंगे। ममता बनर्जी ने अब से कुछ ही देर पहले बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और कांग्रेस से नाराजगी जाहिर की थी। तो ममता के फैसले पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया आ चुकी है। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जयराम रमेश ने अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की। उन्होंने कहा कि कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। लंबे सफर में इस तरह के स्पीड ब्रेकर आते हैं। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा उसमें। अंजना कश्यप मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अंजना,
जिस तरह की स्ट्रॉन्ग हेडेड नेता ममता बनर्जी हैं, लगता है डैमेज कंट्रोल हो सकेगा या फिर बीच का रास्ता निकल सकेगा? क्योंकि 2 सीट उन्होंने ऑफर करी, 10 से 12 सीट पर कांग्रेस अड़ी हुई थी। क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए बहुत मुश्किल है। ममता बनर्जी 42 में से दे देंगी 12 सीटें या 10 सीटें, ये मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा चाह रही है तो, जो अधीर बाबू चाह रहे हैं लगातार, ऐसे ही देखिए वो 10 सीटें बिहार में भी मांग रहे हैं, 17 सीटें जेडीयू भी लड़ना चाहती है, 27 सीटें ऐसी ही निकल गई 40 में से। उसके बाद से जो लेफ्ट पार्टीज है वहां सीपीआई माले के साथ भी उनका है, तो वो भी चाहते हैं कि 5-6 सीटें मिले, तो फिर आरजेडी के लिए क्या 6-7 सीटें बचेंगी। ऐसे में जो कांग्रेस की मांग है इन तमाम राज्यों में, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे यहाँ पर ममता बनर्जी है, ये 162 सीटों वाले 3 राज्यों में इसीलिए तो पूरी लड़ाई छिड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि हम इसका फायदा उठा लें कि जितने विपक्षी, क्योंकि पिछली बार भी अगर हम देखें बीजेपी का वोट परसेंटेज क्या था 19 में, 38 से 40% के बीच में। ऐसे में वो मान रहे हैं कि बाकी जो सारे वोट है वो कंसोलिडेट होंगे अगर एंटी बीजेपी वोट्स, तो हमें ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों की जगह मिले इन राज्यों में ताकि हमारे सांसद जीत कर आए। इसी के खिलाफ ये ममता का, और मुझे नहीं लगता है उनके तेवर को समझते हुए, उनकी राजनीति को समझते हुए। याद हो आपको बहुत पहले बीजेपी जब ममता बनर्जी यहाँ दिल्ली में आई थी तो आज तक ने उनसे सवाल किया था सीट शेयरिंग को लेकर, तो उन्होंने कहा था समवन हैज टू बेल द कैट, यानी किसी न किसी को बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी, जिसका दरअसल अर्थ ये है कि किसी न किसी को पहल करके जो मुश्किल काम है वो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने वही किया है। आज उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर वो 10-12 सीटें मांग रहे हैं तो हम नहीं मानेंगे, और वो कह रही है कि जो हमारी तरफ से प्रस्ताव था उसको कांग्रेस पार्टी ने अस्वीकार कर दिया। देखिए ये आरोप तमाम राजनीतिक पार्टियां लगा रही हैं, चाहे आप जितने भी इंडिया अलायंस के साथियों को देख लीजिए, वो अपने अपने तरीके से क्षेत्रीय क्षत्रपों के दम पर अपने राज्यों में राज कर रहे हैं। या फिर अखिलेश यादव यहाँ नहीं भी हैं, हारे हैं, तब भी समाजवादी पार्टी ही सबसे ज्यादा सीटें वहां पर जीतती है। ऐसे में वो कांग्रेस को बहुत ज्यादा नहीं देना चाहते। उन्हें लग रहा है कि वो मौका है जब विनेबिलिटी, यानी जीतने की क्षमता किसकी ज्यादा है, इस आधार पर सीट्स का बंटवारा हो, सीट शेयरिंग हो, ना कि इस आधार पर कि कांग्रेस देश में सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी है। तो अंजना, इस वक्त तो बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है। अंदर ही अंदर मन में लड्डू फूट रहे होंगे। जिस बात उन्होंने इशारा किया था, जो इंगित किया था कि जब बात सीट शेयरिंग पर आएगी तो इस गठबंधन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। यही 3 जो सबसे बड़ी बातें हैं उनमें एक बात यह है कि ममता बनर्जी के इस तेवर से गया गठबंधन पानी में। दूसरा हेडलाइन है कि बीजेपी की स्थिति बेहतर हो जाती है, वो कंफर्टेबली पोजीशन्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए सभी, चाहे वो कांग्रेस हो, सब, मतलब अगर मल्टी उम्मीदवार हो किसी भी एक सीट पर तो जाहिर तौर पर वोट बटेंगे। बीजेपी वर्सेस 1 कैंडिडेट ऑफ इंडिया अलायंस अगर होगा तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। तीसरी तरफ ये क्षेत्रीय दलों ने एक बार फिर से कांग्रेस को आईना दिखाया है कि हम अपने अपने राज्य में ताकतवर हैं, हमारी ताकत से खिलवाड़ मत कीजिएगा, फिर हम अगर ऐसा हुआ तो हम गठबंधन की लाज नहीं रखेंगे, हम अपनी सीटें जीतेंगी। बीजेपी, देखिए कल भी ममता बनर्जी ने एक भाषण दिया था जो बहुत वायरल भी हो रहा है। उसमें उन्होंने कहा था कि हम अल्लाह का कसम खा के बोल रहे हैं कि आप लोग बीजेपी को फायदा मत पहुंचाओ, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से संकेत साफ दे दिए हैं कि हम, वो यही एम्फसाइज कर रही हैं कि बीजेपी को आप फायदा पहुंचा रहे हैं अगर ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं तो। और ये बहुत बड़ी लड़ाई है। मतलब 2024 नरेंद्र मोदी को हैट्रिक रोकने से अगर इंडिया गठबंधन के ये धुर विरोधी एक साथ मंच पर आए हैं और सीट शेयरिंग में इस तरह का घमंड, लोभ और बातें आ जाएंगी, तब तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी पूरे अलायंस के अस्तित्व के लिए।